राजपुर कचहरी के बाहर हमेशा ही चहल पहल रहता था। सरकारी अफसरों के पास लोग अपने किसी न किसी सरकारी काम के सिलसिले में आते जाते रहते थे। फरियादी तरह तरह की दलील लेकर आते थे और न्यायाधीश उन्हें फैसला सुनाकर रवाना कर देते थे। फतेह सिंह हाजिर हो, न्यायाधीश का बुलावा आया है। हाजिर हूँ सरकार। कहो कैसे आना हुआ यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, बस 2 तोला नशीला पौधा पहुँचाने गया था भैया जी के पास, उसी में पकड़ा गया हूँ। ये भैया जी कौन है? भैया जी मतलब राजा भैया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में फतेह को छोड़ दिया, निर्दोष करार करके। उसे राजा भैया के नाम का प्रभाव अच्छे से पता था। राजा भैया यानी कि आजाद राज, जो पूरे राजपुर का सबसे बड़ी पहुंच वाला आदमी था। नशीली चीजों का अवैध कारोबार करता था। किसी अधिकारी की हिम्मत ही नहीं थी कि उसके सामने कुछ बोल सके, चाहे वो कोई अफसर हो या न्यायाधीश। छोटू, क्या हुआ उस फत्ते का? छूट गया भैया जी, न्यायाधीश ने आपका नाम सुनकर ही फैसला बदल दिया। हाँ, हमारे लड़के का फोन चला गया था उसके पास। वैसे भी 2 क्विंटल सामान हमने छुड़वाए हैं, तो ये 2 तोला नशीला पौधा कैसे नहीं छूटेगा। सब आपके नाम का प्रकोप है भैया जी। राजा भैया का नशे का कारोबार चारों तरफ फैल गया था। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बिगड़ने लगे थे। कानून से ज्यादा हथियार राजा के पास हमेशा मौजूद रहती थी, इसलिए कानून भी अपने संबंध राजा से कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। पता था अगर राजा के खिलाफ जाएंगे तो क्या हो सकता है, इसलिए राजा के मामले से सभी दूर ही रहते थे। एक सुबह अचानक राजा के पास न्यायालय का समन आया। छोटो, देखना जरा ये सरकारी कागज कैसा आया है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई यहाँ सरकारी कागज भिजवाने के? भैया जी, ये तो न्यायाधीश का सम्मन है। आपका नशीला पौधा फिर से किसी ने पकड़ लिया और उसी को लेकर बड़े घराव से आप पर केस दर्ज हुआ है। बचना तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार। किसके अंदर इतना दम हो गया है जो मुझ पर केस दर्ज करवा रहा है? पुलिस की कस्टडी में किसी ने शिकायत की है। आवेदन में नाम गुप्त रखने को कहा है सीधे आपके खिलाफ न्यायालय में बोलेगा। ठीक है, फिर न्यायालय में देख लेते हैं कि कौन कितना बड़ा 30 मार खान पैदा हो गया, मुझसे लड़ने चला है। बेचारा लगता है अपनी जान की फिक्र नहीं है उसे। राजा ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि मदन मालपुआ वाले की शिकायत पर ये समन आया है। हो, एक मालपुए वाले की इतनी हिम्मत! देख लेते हैं इसे भी। मदन कचहरी के बाहर मालपुआ की दुकान लगाया करता था, जिसकी बहन को एक बार राजा ने अपमानित किया था। मदन सिर्फ बदला लेने की सोच में था। क्या रे मालपुए वाले, बड़ी शिकायत कर रहे हमारी? जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा? तुमने मेरी बहन का अपमान किया है। मैं वो निर्लज भाई नहीं हूँ जो अपनी बहन का अपमान यूं ही सह सकूं। तुम्हें तो मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा। बहुत बोल रहा है ये, खत्म कर दो इसे। राजा मदन मालपुए वाले के कमरे से बाहर निकल गया और उसके साथ खड़े लड़कों ने मदन की हत्या कर दी। अगले दिन न्यायालय में पेश होने का दिन दोनों का था। पूरी कचहरी की गर्मी इस बात से भरी हुई थी कि आज यहाँ राजा भैया की पेशी है। राजा निश्चिंत था क्योंकि उसके खिलाफ बयान देने वाले को उसने रात में ही मरवा दिया था। अरे ओ छोटू, गाड़ी जरा तेज चला। मेरी पहली पेशी है कोर्ट की, मुझे देर से नहीं पहुंचना है वहाँ। अरे भैया, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब आप वहाँ दरवाजे के अंदर घुसेंगे तभी कचहरी चालू होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी चलो। राजा अपने विश्वास पात्र छोटू के साथ कचहरी में जैसे ही कदम रखता है, आसपास के खड़े हुए लोग उस कदम को छूने लग गए। राजा भैया नमस्कार, बड़े दिन बाद नजर आए हैं हुजूर। हम जैसे माफिया अगर यहाँ आना बंद कर दे तो आप जैसे पत्रकारों की दुकानें कैसे चलेंगी? हमें देर हो रही है, जाने दीजिए। सुना था अब तक कि न्यायाधीश आपका मुकदमा नहीं लिखते।
आज आपकी पहली पेशी है। जी सही सुना है पत्रकार महोदय। ठीक है फिर चलिए, ये मालपुआ खाकर मुंह मीठा कर लीजिए आपका। ये मालपुआ आपको सच बोलने की हिम्मत देगा। शुक्रिया महोदय, जल्द ही मिलता हूँ रिहा होकर। राजा पत्रकार के प्लेट से उठाया हुआ मालपुआ खाते खाते न्यायालय के अंदर पहुंच गया। मालपुआ के खत्म होते ही अचानक राजा के दिमाग में हलचल मचने लग गई। अपने समन को लेकर जवाब देने के लिए रटी गई सारी कहानियां ओझल होने लग गई। क्या हुआ? तुम अपना सिर क्यों पकड़ लिए? मैं एक दुर्दांत अपराधी हूँ महाशय। मेरे किए सारे अपराध मैं कबूल करता हूँ। मुझे मेरी कर्मों के लिए कड़ी सजा सुनाइए। पूरा न्यायालय में सन्नाटा था कि अचानक राजा को क्या हो गया। वो अपने गुनाह कैसे कबूल करने लग गया। छोटू समझ गया था कि जरूर पत्रकार के मालपुए का ही ये कोई जादू है। वो भागता हुआ कचहरी के बाहर उस पत्रकार को खोजने गया जो चाय पीते हुए आसानी से मिल गया। भैया, अंदर में राजा भैया अपने सारे गुनाह कबूल करके एक लंबी जेल यात्रा का प्रबंध कर दिया। वो भी तब से जब से उन्होंने आपके दिए मालपुए को खाया है। हाँ, वो सच बोलने के लिए ही बनाया गया मालपुआ था, जो उस मालपुए वाले ने बनाया था अपने मरने के बाद। छोटू समझ गया था कि सारी होनी ऊपर वाले की ही मर्जी है। वो भी चुपचाप राजा भैया को पुलिस के हवाले करके वापस आ गया। वीखम गांव में एक दही पूरी वाला रहता था। फेरी करके मोहल्ले मोहल्ले में दही पूरी बेचा करता था। उसका नाम टिल्लू था। दही पूरी खाओ, ताजे दही का करारा स्वाद पाओ, दही पूरी खाओ। ओए कौन है तू? यहाँ मोहल्ले में कैसे आ गया? निकल यहाँ से। टिल्लू की दही पूरी थी तो लाजवाब, पर क्योंकि एक फेरी वाले की तरह वो दही पूरी बेचता था, इसलिए उसे कोई खास ग्राहक नहीं मिल पा रहे थे। कुछ उसे रोक कर दही पूरी खाते थे तो कुछ उसे मोहल्ले से भगा दिया करते थे। एक दिन दही पूरी बेचते बेचते तेज बरसात होने लगी। टिल्लू के ठेले में कोई छत नहीं था, इसलिए एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने ठेले को खड़ा कर दिया। और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पूरी तो दूर, अभी तक दही का खर्च भी नहीं निकाल पाया हूँ। लगातार हो रहे इतने नुकसान को कैसे सहूंगा मैं? मेरे घर वाले क्या खाएंगे जब मैं कमाऊंगा ही नहीं। ऐसे ही बारिश रुकने का इंतजार करते करते टिल्लू अपने मन में सोच रहा था। तब तक एक जोर की बिजली उस पेड़ पर चमकी और बगल के सूखे पेड़ पर जा गिरी। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, मेरी जान तूने बचा ली। अचानक से बारिश और भी तेज हो गई। बौछार इतनी तेज थी कि टिल्लू और उसका ठेला दोनों लगभग भीग गए। ठेले पर रखा सारा दही पूरी का सामान बारिश के पानी से बर्बाद हो चुका था। यही बस होना बचा था, बर्बाद तो होना ही था। शायद आज ही वो आखिरी दिन था। टिल्लू रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगा। बारिश रुक ही नहीं रही थी, तूफान की तरह तेज थी। रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी। टिल्लू ठंड से बेहोश होकर उसी पेड़ से सटक कर लेट गया। टिल्लू बेहोश होकर रात भर पेड़ के नीचे लेटा रहा और बारिश रात भर होती रही। सुबह हुआ तो बारिश थम चुकी थी और लोगों ने टिल्लू को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो, पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। गांव के लोगों ने तुम्हें यहाँ भर्ती करवाया है। मेरा दही पूरी तो बारिश में खराब हो चुका होगा। मेरा ठेला लेने मुझे जाना होगा। अभी नहीं जा सकते तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं ठीक हूँ और मुझे जाना होगा। टिल्लू अस्पताल से भागकर वापस उसी पेड़ के नीचे चला गया। टिल्लू ने पेड़ के नीचे जाकर देखा कि उसका ठेला वहीं पड़ा है और उस पर रखी सारी दही पूरी फिर से ताजा हो चुकी है। ये चमत्कार कैसे हुआ? दही भी ताजा है और पूरी भी गर्म है। किसने किया इतना? अभी मन में सवाल उठ ही रहे थे तभी भैया जल्दी बनाओ एक प्लेट दही पूरी। टिल्लू बिना कुछ सोचे समझे ग्राहक को दही पूरी बनाकर खिला दिया। एक ग्राहक के दही पूरी खाते ही भैया हम लोगों को भी एक एक प्लेट खिलाओ।
अभी लीजिए शानदार दही पूरी। ग्राहक खाकर टिल्लू की तारीफ करते गए। 3 ग्राहक जाने के बाद एक साथ 6 ग्राहक आए। उन्हें भी एक एक करके टिल्लू ने दही पूरी खिलाया और सब तारीफ करते हुए गए। जैसे जैसे ग्राहक दही पूरी खाते जाते थे, उनकी संख्या के 2 गुना ग्राहक अपने आप आ जाते थे। धीरे धीरे टिल्लू की सारी दही पूरी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। रात को जब टिल्लू अपने घर गया तो उसके घर वाले चिंतित थे। कहाँ चले गए थे? 2 दिन होने जा रहे थे। उस बरसात की रात से हमें कितनी चिंता हो रही थी। टिल्लू ने उस रात से लेकर अस्पताल पहुंचने तक और वापस ठेले पर जादू से दही पूरी वापस आ जाने तक की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसने ये भी बताया कि उस बड़े पेड़ के पास ही अब लगातार ग्राहक आ रहे हैं इसकी दही पूरी खाने के लिए, और वो कल से अपना ठेला वही लगाएगा। पर ये जादू हुआ कैसे? आप अस्पताल में थे तब वहां ठेले पर दही पूरी कौन बना गया? वही तो सवाल मेरे भी दिमाग से सुबह से घूम रहा है। अचानक एक परी प्रकट होती है वहीं पर। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। जिस पेड़ के नीचे पूरी रात तुम पड़े थे उसी पेड़ पर रहती थी। रहती थी का क्या मतलब? अब नहीं रहते? तुम्हें याद है उस रात एक बिजली कड़की थी? हाँ, याद आया। बगल वाला सूखा पेड़ जल गया था उस बिजली से। हाँ, पर वो बिजली उसी पेड़ पर गिरने जा रही थी जहाँ तुम खड़े थे। फिर गिरी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी मरने की नहीं हुई थी और बची है। यही वजह थी कि वो बिजली उस पेड़ पर ना गिरकर बगल के पेड़ पर गिरी। अच्छा, फिर इससे तुम कैसे छूट गई? उस सूखे पेड़ में मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर रखा था। बिजली गिरने से मैं आजाद हो गई। मैंने देखा कि तुम बेहोश हो गए हो, तो मैंने ही गांव वालों को तुम्हारे तक पहुंचाया और तुम्हारी दही पूरी भी मैंने ही तैयार की। अच्छा, उस दही पूरी में भी कोई जादू किए थे? पहली बार पूरी खत्म हो गई। उस दही पूरी में मैंने मोहिनी मंत्र मारा था। आज जितने भी ग्राहक आए हैं वो उसी जगह पर हमेशा आएंगे। बस तुम अपने दही पूरी का स्वाद बरकरार रखना। मैं समझा नहीं। तुम्हारी दही पूरी में जादू था। जितने ग्राहक खाकर गए थे उन्होंने उसे और भी ग्राहकों तक पहुंचाया। एक दही पूरी के ग्राहकों का पूरा समूह तुम्हारी उस पेड़ के नीचे अब हर रोज इंतजार करेगा। हमेशा करेगा? वो कैसे? क्योंकि हर वो ग्राहक जो दही पूरी खाएगा वो घूम घूम कर सबको उसका स्वाद बताएगा। मोहिनी मंत्र का यही जादू है। इसी वजह से तुम्हारी दही पूरी धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाएगी। बस अपने स्वाद को बनाए रखना। तुम्हारा शुक्रिया परी। तुम्हारी वजह से आज से मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी जीवन रेखा की वजह से मुझे सैकड़ों साल बाद आजादी मिली है। इतना कहकर परी गायब हो गई। परी के बनाए जादुई दही पूरी के जादू से वो पेड़ वाली जगह टिल्लू की दही पूरी के नाम से मशहूर हो गया। रोजाना सैकड़ों ग्राहक अब टिल्लू की दही पूरी खाने दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे तरक्की करते टिल्लू गांव का बेहद धनवान आदमी बन गया। महेश गांव से शहर आया था काम की तलाश में। वो 14 साल का था। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? नहीं बेटा, आगे और दुकान है, तुम चाहो तो एक बार वहाँ जाकर पूछ लो। महेश आगे बढ़ गया। वो धर्मेश की दुकान पर पहुंचा। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? काम तो है, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? घंटों तक इस खौलते हुए तेल के पास काम करना है। मैं जलेबी बेचता हूँ और जलेबी बनाने के लिए इस तेल की कढ़ाई के पास ही खड़े रहना होता है। मैं कर लूँगा। ठीक है, मैं महीने के 5,000 दे सकता हूँ। रहना और खाना भी मैं ही दूंगा। महेश ने सोचा, भले ही 5,000 बहुत छोटी रकम है, पर कम से कम 5,000 तो मैं घर भेज सकता हूँ ना। और वैसे भी ये भाई मेरे रहने और खाने के इंतजाम तो कर ही लेंगे। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। ठीक है फिर। धर्मेश महेश को अपने घर ले गया। श्रीदेवी, ये महेश है। आज से ये हमारी दुकान पर काम करेंगे और यही हमारे साथ रहेंगे। ठीक है महेश, तुम हाथ मुंह धो लो,
मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। श्रीदेवी ने महेश को खाना दिया और उससे बातें करने लगे। महेश के सोने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। धर्मेश भाई और भाभी दोनों बहुत अच्छे हैं। भले ही मेरी कमाई कम हो रही है, लेकिन दोनों मेरे खाने और रहने का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी धर्मेश भाई से काम सीखना होगा। महेश खुश था। अगली सुबह महेश और धर्मेश दोनों दुकान पर पहुंचे। महेश ने दुकान में झाड़ू लगाई और धर्मेश जलेबी बनाने की तैयारी करने लगा। देख महेश, रोज इस कढ़ाई को अच्छे से साफ करना और इसके बाद ही इसमें तेल डालना। जी भैया। धर्मेश ने कढ़ाई साफ की और उस बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाल दिया। अब इस तेल के खौलने तक का इंतजार करना। तब तक मैं जलेबी के लिए मैदा घोल लेता हूँ। धर्मेश ने महेश को जलेबी का मैदा घोलना सिखाया। अब बारी है सबसे मुश्किल काम की। इस मैदे के घोल को तेल में छोड़ना, ये कला है। महेश कढ़ाई के नजदीक आया। बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। हाँ, इसका एक भी छींटा इंसान के शरीर को जला सकता है। बाप रे। धर्मेश ने बड़ी सावधानी से आटे को तेल में छोड़ा। ऐसे ही दूरी बना के चम्मच से धीरे धीरे मैदे को तेल में छोड़ना, वरना तेल का छींटा उड़ेगा। धर्मेश ने कई बार करके दिखाया। धर्मेश भाई, अब मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। हाँ हाँ, पर सावधानी से। महेश ने जैसे ही जलेबी का मैदा तेल में छोड़ा तो तेल का छींटा उसके हाथ पर उड़ा और महेश जोर से चिल्लाने लगा। अरे क्या हुआ? धर्मेश ने महेश के हाथ से चम्मच ले लिया और देखा कि तेल के छींटे से उसके हाथ में बड़ा सा छाला पड़ गया था। इसीलिए मैंने कहा था सावधानी से करना। तो फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगा। महेश के छाले पर जलन हो रही थी और दर्द भी। ये देखकर धर्मेश बोलने लगा। एक काम कर, तू घर जाकर आराम कर। नहीं भाई, कुछ देर में ठीक ही हो जाएगा। मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है, फिर तेल से दूर बैठना। महेश बाहर काउंटर पर बैठ गया और धर्मेश रोज की तरह जलेबी बनाने लगा। महेश उन जलेबी को ग्राहकों को देने लगा, पर महेश को बुरा लग रहा था कि धर्मेश भाई को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था। अगली सुबह दुकान खोलते ही महेश ने काम करना शुरू कर दिया। उसने दुकान साफ की, कढ़ाई साफ की और फिर कढ़ाई में तेल डाला। महेश, अब तो तेल की कढ़ाई से दूर हट जा। नहीं धर्मेश भाई, आज तो मैं जलेबी तेल में डालना सीख कर ही रहूंगा। ठीक है, पर आज बहुत हल्के हाथ से डालना। ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। धर्मेश ने जलेबी का मैदा घोल दिया और फिर वो कढ़ाई के पास आया। महेश ने बहुत हल्के हाथ से तेल में जलेबी डाला। इस बार उसने सही तरीके से डाला और उस पर तेल भी नहीं उड़ा। वो बहुत खुश था। देखिए भाई, बहुत अच्छा, ऐसे ही डालो। महेश ने 2-3 और जलेबी डाल दिए और फिर जब उसने खुश होकर एक और जलेबी डाला तो फिर उसके हाथ पर तेल का छींटा उड़ा और वो जोर से चिल्लाया। अरे फिर से महेश के हाथ पर 2-3 छाले पड़ गए। फिर धर्मेश ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई। अब तो तू तेल से दूर ही रह। मेरी ही गलती थी। तू अभी भी बच्चा है, गरम तेल के पास काम कैसे कर सकता है? तू काउंटर पर बैठ जा। महेश काउंटर पर बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं धर्मेश उसे काम से ना निकाल दे। फिर ग्राहक आते गए और धर्मेश जलेबी बनाता गया और महेश जलेबी पैक करके ग्राहकों को देता गया। धर्मेश की दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक महात्मा आकर बैठे। महेश गौर से उस महात्मा को देख रहा था। बाबा के कपड़े फटे हुए थे और शरीर से भी बहुत कमजोर दिख रहे थे। क्या हुआ महेश? धर्मेश भाई, उस महात्मा की हालत देखिए। उन्हें देखकर मुझे अपने गांव की गरीबों की याद आ गई। लेकिन तू इस महात्मा की मदद कर सकता है। जाकर एक जलेबी उस बाबा को देकर आ जा। महेश ने जलेबी पैक किया और उस पेड़ के पास गया। ये लो बाबा, खा लो। शुक्रिया बेटा, आज बिना मांगे तुमने मुझे खाना दे दिया। भगवान तेरी हर मनोकामनाएं पूरी करे। अगर भगवान मेरी बात सुन रहे होते तो मेरी ये हालत थोड़ी ना होती। ये देखिए, जब भी तेल में जलेबी डालने जाता हूँ तो तेल के छींटे उड़ते हैं। गांव से यहाँ आया हूँ कुछ पैसे कमाकर माँ पिता की मदद करने के लिए, पर पता नहीं क्या होगा। तो फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश वापस दुकान की ओर चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो देखा उसके हाथ पर भी छाल नहीं था।
तेरे हाथ में 3-4 छाले थे ना, वो कहाँ गए? अब तक तो थे, पर अब पता नहीं। महेश उस महात्मा की ओर देखा और महात्मा मुस्कुराने लगे। तभी महात्मा के शरीर के आसपास रोशनी दिखने लगी और महात्मा उसके पास आकर कहने लगे, बेटा, अब तू अगर खौलते हुए तेल में भी हाथ डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर महात्मा वहाँ से गायब हो गए। ये सब देखकर महेश और धर्मेश आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो महात्मा जरूर भगवान का ही स्वरूप होंगे। तो बहुत भाग्यवान है कि उन्होंने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। हाँ धर्मेश भाई, आप सही कह रहे हो, पर क्या मैं सच में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ? महेश ने तेल का एक कतरा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा। भाई, ये तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। क्या इतना गर्म खौलता हुआ तेल तुझे गर्म नहीं लग रही है? फिर महेश ने तेल की कढ़ाई में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जला नहीं। ये देखकर धर्मेश और महेश दोनों हैरान रह गए। महेश अपने हाथ से खौलते तेल से जलेबी निकालने लगा। बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए। धर्मेश के ग्राहक बढ़ गए। धर्मेश की दुकान चल पड़ी। महेश की पगार भी 5,000 से 30,000 हो गई। अब वो अपने माता पिता को खूब सारे पैसे भेजा करता था। खौलते तेल में हाथ डालने वाला महेश कुछ ही दिनों में मशहूर हो गया। राघव और अंजलि की शादी को 7 साल बीत गए थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंजलि की सास गंगा ताने मार मार कर उसका कलेजा छलनी कर देती थी। एक दिन, अंजलि, आज मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। तुम सब खाने पर मेरी राह मत देखना। आज तो इसको और गुलछड़े उड़ाने का समय मिल जाएगा। वैसे भी ये काम ही क्या करती है? तू तो दिन भर खटता है, ये महारानी दिन भर आराम करती है, नहीं तो सहेलियों के साथ मटर गश्ती करती रहती है। बाल बच्चे होते तो जिम्मेदारी होती। माँ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ क्यों कहूँगी? तुम्हारी बीवी मुझे कुछ कहने कहाँ देती है? अंजलि आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल आई। माँ जी, अब कैसे कहेंगी? कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने। अंजलि, माँ के सामने जबान चलाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती तुमको? वो जो भी कहती हैं सुन लिया करो। मैं अब इस घर से चली जाती हूँ। जीना हराम कर दिया है तुम्हारी माँ ने मेरा। सारे घर का काम करो, पर कोई तो प्यार के बोल नहीं बोलने वाला है। अंजलि ने पैरों में चप्पल डाली और दरवाजे से बाहर निकल गई। अरे जाने दो, कुछ दिन इधर उधर भटकेगी तो उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। मैं चलता हूँ। अंजलि आंसू भरी आंखें पोंछते हुए घर से बाहर निकल गई। आज पहली बार वो घर से इस तरह रूठ कर बाहर जा रही थी। सासू जी के ताने ने उसका कलेजा छलनी कर दिया था। संतान नहीं होने का दुख मुझसे ज्यादा किससे होगा? बजाय इसके कि कोई मुझे दिलासा दे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, सब ताना ही मारते रहते हैं। आज अपना जीवन खत्म कर दूंगी। कोई दूसरी आएगी, वही इनकी इच्छा पूरी करेगी। इतना सोचकर वो नदी की तरफ बढ़ गई। उसने नदी के किनारे खड़े होकर जैसे ही छलांग लगानी चाही, किसी कमजोर बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, क्या करने जा रही थी? जो जीवन इतनी कठिनाई से मिला है, उसको क्यों खत्म करना चाहती हो? आपको क्या पता, मेरा जीवन ही मेरे लिए कठिनाई बन गया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबको सिर्फ अपने वंश की पड़ी है। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मैं मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, बस एक बार मेरे कहने से तुम घर वापस जाओ। तुम्हारा पति और तुम्हारी सास तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आपको मेरे घर वालों के बारे में नहीं पता है, वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढेंगे। तुम अपने घर जाओ, और हाँ, ये काजल की डिब्बी लेकर जाओ। इसे रात में सोते समय अपनी आंखों में लगा लेना। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। फिर से उसी नरक में जा रही हूँ। जब वो घर पहुंची तो उसकी सास खाना खाने बैठी थी। उसको देखते ही खाना छोड़कर भागती हुई आई। अंजलि बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? आओ, गुस्सा थूक दो और खाना खाओ। सास की इतनी प्यारी भरी बातें सुनकर वो सिसक कर रो पड़ी और जाकर उनसे लिपट गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।
कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बेटी। अंजलि ने खाना खाया और जाकर सो गई। शाम हुई तो अंजलि उठो बेटी, राघव के आने का समय हो गया है, हम लोग खाना खा लेते हैं। वो तो मना करके गया था, खाना खाएगा नहीं। माँ जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर तक मैं सोती रह गई, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ काम भी तो नहीं था। ये कैसा जादू है, हो क्या गया है इनको? ऐसे ही रहती तो मैं क्यों अपनी जान देने जाती? कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, बस आती हूँ। वो दोनों खा पी कर बैठे ही थे कि राघव ऑफिस से आ गया। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? खुद देख लो। अंजलि ने पैकेट खोला तो उसमें गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी थी। ओह, थैंक्स राघव। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उस बुढ़िया ने उसे बचाया ना होता तो ये सब कैसे देखती। उसके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बुढ़िया का दिया हुआ काजल याद आया और उसने डिब्बी खोलकर अपनी आंखों में काजल लगा लिया। उसी समय मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। अच्छा चलो कुछ और बात करते हैं। अंजलि, मेरा प्रमोशन हो गया है, इसीलिए देर हो गई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन वो दोनों सुबह उठते तो राघव मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तुम आराम करो, मैं माँ से कहता हूँ नाश्ता बना दे। अंजलि जैसे तैसे उठी पर चक्कर आने की वजह से गिर गई। आवाज सुनकर राघव और उसकी माँ दोनों आए। राघव उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। उसका चेकअप करने के बाद कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी होश में आ जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप बस इन्हें आराम करने को कहिए और खाने पीने का भरपूर ध्यान रखिए। 2 दिन बाद लेकर आइए, कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अंजलि को होश आ गया। उसने सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। वो बूढ़ी औरत कौन थी? मुझे उससे मिलना होगा। ऐसे कैसे सारी चीजें अचानक हो गई? सासू जी का बदला हुआ व्यवहार, राघव का प्रमोशन, फिर ये इतनी बड़ी खुशखबरी। खुशी के मारे मैं पागल ही हो जाऊंगी। राघव ने उसे सहारा देकर उठाया। देखा अंजलि, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिर उसने हमारी सुन ली। माँ कितनी खुश होंगी। राघव, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों घर आए तो राघव ने माँ को सारी बात बताई और दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गंगा ने अंजलि को गले लगा लिया। दूधो नहाओ पूतो फलो मेरी बेटी। राघव के ऑफिस जाने के बाद, माँ जी मैं अभी आई, जरा मंदिर तक जा रही हूँ। अंजलि जल्दी जल्दी नदी के किनारे गई, काजल की डिब्बी हाथ में लेकर। जिसने मुझे ये काजल की डिब्बी दी थी वो कहाँ गई? उन्हें कैसे ढूंढूं? तभी उसने देखा कि सामने से वही बुढ़िया चली आ रही है। माँ जी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। आपसे मिलने के बाद सारी चीजें कितनी बदल गई है। तभी अंजलि ने देखा कि बुढ़िया अचानक गायब हो गई है और उसकी जगह एक परी खड़ी थी। ओह माय गॉड, आप परी हैं? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे परी के दर्शन हुए। हाँ, मैं ही परी हूँ। दरअसल मेरा काम पृथ्वीलोक की नदियों की सुरक्षा करना है। उस दिन मैं यहाँ नदी का मुआयना कर रही थी, तभी मैंने तुमको देख लिया था। अगर आप उस दिन ना आती तो मैं अपनी जान ही गंवा देती। तुम अब तो खुश हो ना? खुश? मैं आपको ये बात बताने आई थी कि मेरा सालों से अधूरा सपना पूरा हो गया। मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर हमारा घर तो बहुत छोटा है। काजल की डिब्बी से जो मांगोगे सब मिलेगा तुम्हें, पर मैं आज नहीं जा सकती। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा तो मैं अवश्य जाऊंगी। तुम चाहो तो ये जादुई काजल अपनी जान पहचान वालों को भी दे सकती हो, उनका भी भला हो जाएगा। पर मेरे पास तो एक ही डिब्बी है। जब तुम चाहो दूसरी डिब्बी चाहिए होगी तो तुम आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना, तुम्हारे हाथ में दूसरी डिब्बी आ जाएगी। अंजलि ने परी के जादुई काजल से बहुत लोगों का भला किया। बहुत सी संतानहीन औरतें माँ बनी और अंजलि को बहुत दुआएं दी। जब उसका बेटा हुआ तो स्वयं परी उसे आशीर्वाद देने आई थी। परी के जादुई काजल ने कितने लोगों की गोद भर दी।